हेलो डियर, वेलकम टू एजुकेशन हब मैथ्स यूट्यूब चैनल। कक्षा 11 गणित अध्याय 2 प्रश्नावली 2.3 2.2 तक का मैंने हर एक प्रश्न बना दिया है और हर एक प्रश्न की वीडियो क्लियर कर ली है। प्लेलिस्ट होगी हमारी, वहां देख लीजिएगा। तो डियर आज शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.3। प्रश्नावली 2.3 को हम समझेंगे। एक नई चीज आपकी जिंदगी में आ रही है, उसका नाम है फलन। इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शन। अब ये फंक्शन क्या है इसको समझते हैं। इसका व्यवहारिक प्रयोग कहाँ होता है उसको चीज़ को समझते हैं। तो ध्यान से सुनिए फिर माय डियर, सुनिए। पहले तो इसमें गणित में जो आपकी किताब में बुक में जो डेफिनेशन लिखी है मैं उसके बारे में बात करता हूँ। ध्यान सुनो फिर। देखो, एक समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध क्या है? संबंध है कहाँ से? ए से बी पर कोई एक संबंध है। F एक फलन कहलाता है। उस संबंध को मैंने किससे दिखा दिया? F से दिखा दिया। F क्या कहलाता है? एक फलन कहलाता है। यदि समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का समुच्चय B में एक और केवल एक ही प्रतिबिंब होता है। मतलब क्या होगा कि भैया, जैसे मैंने लिखा F, यहां लिखा मैंने 1 2 3 4, यहां लिखा मैंने कितना? A B C। ए के अवयवों का सिर्फ एक ही प्रतिबिंब होता है। एक का प्रतिबिंब ए है, 2 का प्रतिबिंब बी है, 3 का प्रतिबिंब सी है। तो इसका मतलब ये एक प्रकार का क्या कहलाएगा? फलन कहलाएगा। जैसे डी है तो 4 का प्रतिबिंब क्या है? डी है। तो क्या ए के अवयवों का सिर्फ कितने प्रतिबिंब बनने चाहिए? एक ही प्रतिबिंब बनना चाहिए। न्याय बात समझ में? ठीक है ना? क्लियर? अब सुनो फिर, ऐसे भी हो सकता है जैसे ये देखना, बिल्कुल ध्यान से सुनना माय डियर। देखो, ये ए था, ये बी था, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये ए था, बी था, सी था, डी था। एक और एक ही प्रतिबिंब बना। इस 2 का भी एक ही प्रतिबिंब बना। हाँ, समझ रहे नहीं? पर इन दोनों का एक में बन गया है, पर बना एक ही है। 3 का भी एक ही में प्रतिबिंब बना, और क्या 4 का भी सी। तो ये भी एक प्रकार का क्या है? फलन है। आई नहीं बात समझ में? क्लियर है? अब सुनो फिर, जैसे ये एफ है, ये ए है। अगले साल का संबंध एवं फलन यहीं से निकलेगा भैया पूरा। फिर ये एक आपके पास क्या है? 1 है, फिर ये 2 है, ये 3 है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। शुरू करें? अब ध्यान सुनो फिर। देखो, इस 1 का 1 का बी, 2 का सी, 3 का भी बी। क्या ये फलन है? ये फलन नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 के कितनी प्रतिबिंब बन रहे हैं? 2 प्रतिबिंब बन जा रहे हैं। ठीक है ना? ये कोई भी फलन नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के फलन उसे कहेंगे जहां पर को प्रांत के अवयवों का सिर्फ एक ही प्रतिबिंब होगा। प्रांत के अवयवों का एक ही प्रतिबिंब होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं भैया? प्रांत के अवयवों का एक ही प्रतिबिंब प्रांत के अवयवों का एक ही प्रतिबिंब प्रांत के अवयवों का एक ही प्रतिबिंब फलन कहलाता है। आई नहीं बात समझ में? देखो, प्रांत के अवयवों का एक ही प्रतिबिंब जो होगा वो क्या कहलाएगा आपके पास माय डियर? फलन कहलाएगा। क्लियर? आई नहीं बात समझ में? अब देखो, ये फलन होता क्या है, इसका व्यवहारिक प्रयोग क्या होता है मैं बताता हूं। एग्जाम्पल में लिखना, एग्जाम्पल नंबर 1 लिखना, एग्जाम्पल नंबर 2 लिखना। ये भी इसके नीचे है लिख देना फलन है, और यहां भी क्या लिख देना? फलन है। यहां क्या लिखोगे? फलन नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 3। तो डियर इसको कीजिए नोट, फिर मैं आपको बताता हूं इसका वाकई में व्यवहारिक प्रयोग क्या होता है। तो डियर इतना आपने नोट कर लिया होगा। अब सुनिए फिर मेरी बात को बेहतरीन और बहुत ही अच्छी तरीके से। प्रांत के अवयवों की सिर्फ कितने प्रतिबिंब? एक ही प्रतिबिंब, एक और एक ही प्रतिबिंब। वो आपके पास क्या कहलाएगा माय डियर? फलन कहलाएगा। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो देखो फिर सुनना, हाँ बिल्कुल ध्यान को सुनो। यहां पर को तो अगर ये F लिखा है, सच दैट लिखा है, यहां पर को क्या लिखा होगा? A लिखा होगा, और यहां पर को क्या होता है? हम हमेशा क्या मानेंगे? B मानेंगे। ठीक है ना? इसको तो क्या बोलेंगे? फलन बोलेंगे। F कहां से होगा? A से B पर होगा। चाहे वो कहीं से भी कहीं तक का हो, तो हमेशा इधर वाले को मैं A लूंगा और इधर वाले को हमेशा मैं क्या लूंगा? B। मतलब अपने मन में अगर मान ले जाए F R से R पर दिया हो ना, जैसे R से R पर दिया हो, तो अपने मन में इधर को क्या मान लूंगा? A, इधर वाले को क्या मान लूंगा? B मान लूंगा। सबसे पहली बात तो ठीक है ना। दूसरी बात ध्यान से सुनना। देखो,
सुनो फिर, जैसे ना मान लिया जाए यहाँ पर को मेरे पास एक है, ठीक है ना, यहाँ पर को कुछ है, मान लिया जाए यहाँ दो है, तो इसका मतलब जो ये एक है ना, ये दो से संबंधित है, तो इस एक का एफ प्रतिबिंब कितना होगा? दो होगा। इस एक का एफ प्रतिबिंब कितना होगा? दो होगा। आई नहीं बात समझ में? क्या कहूंगा, ये देखो इमेज ऑफ वन, जो एक की इमेज होगी वो कितनी होगी आपके पास? दो होगी। सबसे पहली बात तो आई नहीं बात समझ में? ठीक, अब देखो मान लीजिए यहाँ तीन है ना, और यहाँ पर को क्या है आपके पास? चार है, तो इसका मतलब क्या है? एफ तीन कितना होगा फिर आपके पास? चार होगा। तो इस चार की जो इमेज होगी, जो तीन की जो इमेज होगी वो क्या होगी? चार होगी। दो की इमेज क्या है? दो किसकी इमेज है? एक की। एक की इमेज क्या है? दो। तीन की इमेज क्या है? चार। आई नहीं बात समझ में? सबसे पहली बात एक चीज और, हमेशा एक के अवयवों को मैं किससे बोलूंगा? एक्स से कहूंगा। आया? ठीक है ना। यहाँ क्या है? एक्स बराबर एक है, एक्स बराबर क्या है आपके पास? तीन है। क्लियर है? ठीक है ना। ठीक, और यहां पर को जो b के अवयव होंगे उनको क्या बोलूंगा मैं? y बोलूंगा। ठीक, y बराबर कितना है फिर आपके पास? दो है, और y बराबर कितना है? चार है। या तो b के अवयवों को मैं y बोलूंगा, या फिर b के अवयवों को मैं क्या बोलूंगा? fx बोलूंगा। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हो गया? y को ही मैं क्या बोलने वाला हूं? fx। तो इसका मतलब y और fx क्या है मेरे पास? बराबर है। क्लियर बात आई नहीं समझ में? आया? एक बार और ध्यान से देखो, इधर वाले को तो मैं हमेशा ए बोलूंगा अपने मन में, इधर वाले को हमेशा क्या बोलूंगा? बी। ए के अवयवों को क्या बोलूंगा मैं? एक्स। बी के अवयवों को क्या बोलूंगा मैं? एफ एक्स, या फिर वाई। वाई ही किसके इक्वल होगा? एफ एक्स के इक्वल होगा। ठीक है ना। क्लियर? देख लो। और ये जो दो है ये किसकी इमेज है? एक की इमेज है। चार है किसकी इमेज है? तीन की इमेज है। एक की इमेज क्या है? दो है। तीन की इमेज क्या है? चार है। आए बात नहीं समझ में? अब सुनो फिर, ये फलन होता क्या है? ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये मेरे पास क्या है? आयत है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? भुजा का स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर। तो ध्यान सुनो फिर, इस एक्स में ना तुम कुछ भी रखो, एक रखो, दो रखो, तीन रखो, चार रखो, कोई भी। अब देखो क्षेत्रफल है तो वास्तविक संख्याएं होंगी, काल्पनिक तो होंगी नहीं। यहाँ अब क्षेत्रफल तो वास्तविक में बन रहा है, वास्तव में होता है, तो इसकी जगह तुम कुछ भी रखो। इस क्षेत्रफल की जगह एक रखो, दो रखो, या फिर क्या रखो आप भैया? तीन रखो, चार रखो, पांच रखो। इस क्षेत्रफल में ना आप कुछ भी रखो। अगर मान लीजिए मैंने एक रख दिया तो ऐसा तो नहीं होगा कि क्षेत्रफल एक ही तो आएगा, ऐसा तो नहीं होगा क्षेत्रफल दो दो आ जाएंगे। अगर भुजा मैंने एक्स बराबर एक ले ली तो क्षेत्रफल क्या आएगा? एक ही आएगा। अगर मैंने x बराबर दो ले लिया तो क्षेत्रफल क्या आएगा? एक ही आएगा। ऐसा तो नहीं होगा क्षेत्रफल दो दो आ जाएंगे, फिर भी चार ही तो आएगा। ठीक, अगर मैंने x की जगह तीन ले लिया तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा आपके पास? 9। अलग अलग तो नहीं आएगा। तो इसका मतलब जो एक्स स्क्वायर है वो आपके पास क्या बना रहा है? एक फलन बना रहा है। फलन कैसा बना रहा है? ध्यान से देखते हैं फिर। जो ये f होने वाला है वो किससे किस पर होने वाला है आपके पास? x से कहां पर को भैया? y पर, या फिर क्या a से b पर। यहां पर को y बोल लो या फिर क्या बोल लो? fx बोलो। इस y को ही, ये जो इधर साइड x था और इधर साइड क्या हो जा रहा है भैया? x मैंने 1 लिया, इधर 2 लिया, इधर 3 लिया, इधर 4 लिया, तो जैसे 1 इधर जाके तो 1 पर चेंज हो जा रहा है। 2 किस पर चेंज हो जा रहा? 4 पर। 3 किस पे? 9 पर। 4 किस पर? 16 पर। तो इसका मतलब आपके पास जो fx है वो कुछ और नहीं, वो क्या है? एक्स स्क्वायर है। जो y है वो कुछ और नहीं, वो क्या है आपके पास? x का स्क्वायर है। तो फलन का मतलब क्या हो गया कि भैया आपके पास जहां आंसर सिर्फ एक निकलेगा, दो आंसर नहीं निकलेंगे। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मेरे पास घन है, घन का आयतन कितना होता है आपके पास? x की पावर 3 होता है। अब यार घन का आयतन में मान लीजिए कुछ भुजा ले लोगे, भुजा तुमने एक ले ली, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि घन के आयतन दो दो आ जाए। ठीक, दो दो आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो ऐसे चीज जहां पर को मेरे पास दो दो आंसर नहीं आते हैं, अगर दो दो आंसर आने लग जाएंगे तो वो फलन नहीं होगा। फलन क्या होगा? जहां पर को सिर्फ और सिर्फ मेरे पास कितना आएगा? आंसर, एक ही आंसर आएगा। आई नहीं बात डियर समझ में मेरी बात को? बिल्कुल समझ गए। जैसे चक्रवर्ती व्यास है, जैसे ना मैं लेता हूं, एक उदाहरण लेता हूं। देखो मैं एक उदाहरण और लेता हूं, अब ध्यान से सुनिएगा माय डियर, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जैसे ना मूलधन, देखो साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे
100। अब ध्यान से सुनो फिर, अब देखो ना फलन क्या होता है। अभी तो तुम पढ़ोगे कि सिर्फ फलन x के ऊपर ही डिपेंड होगा, धीरे धीरे क्या फलन दो देखो ये x है ना यहाँ पर को, तो जो फलन है आपका x में परिवर्तन कर रहा हूं तो हो जा, जैसे x² आया था, x में परिवर्तन कर रहा हूं तो y में भी परिवर्तन हो जा रहा था। ठीक, अभी तो इतना ही था ना x में y में, अभी क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, सिर्फ x ही x था। अब क्या होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ने लग जाओगे, फलन क्या है x और y में आने लग जाएगा, फिर x y z में आने लग जाएगा। तो अभी यहां पर को ध्यान से देखो, 100 तो तुमको पता है क्या है, पर मूलधन कुछ भी रख सकता हूं मैं, दर कुछ भी रख सकता हूं मैं, समय कुछ भी रख सकता हूं। तो साधारण ब्याज कितने वेरिएबल का मतलब याद रखना कभी भी, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल का मतलब होता है चर, जो क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं, जो क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं। कुछ भी रख सकते हैं इनकी जगह हम, जैसे x y z, ठीक है ना। और कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, अचर, जो क्या परिवर्तित नहीं होते हैं, परिवर्तित नहीं होते। जैसे क्या परिवर्तित नहीं होते, जैसे 1 2 3 इस टाइप की चीज। अब ध्यान से सुनो फिर, ये तो मेरे पास क्या है, चर है, ये मेरे पास अचर है, तो मूलधन कितने अचरों का फलन हो जाएगा। देखो सबसे पहली बात तो बिल्कुल ध्यान से सुनना, देखो मैं मूलधन कुछ अपने मन से रखूं, मैं दर कुछ अपने मन से रखूं, मैं समय को अपने मन से कुछ रखूं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि भैया साधारण ब्याज दो आ जाए मेरे पास, साधारण ब्याज एक ही तो आएगा। तो इसका मतलब मूलधन भी क्या है, आपके पास एक फलन है, परंतु जो आपके पास क्षेत्रफल था वो तो कितने वेरिएबल का, कितने चरों का फलन था, एक चर का फलन था। जो साधारण ब्याज कितने चरों का फलन हो जाएगा, 3 चरों का फलन हो जाएगा। आई नहीं बात समझ में, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये होता है फलन। फलन का मतलब क्या होता है, जहां पर को ऐसी परिवर्तित राशि जो सिर्फ जहां पर को आंसर मेरा सबके लिए यूनिक आए, एक जैसा आंसर है, 2 2 3 3 आंसर नहीं। आई नहीं बात समझ में, क्लियर है। जैसे मैंने ना आयतन ले लिया, नहीं जैसे मैंने क्या लिया, घन का क्षेत्रफल ले लिया, क्या नाम बोलते हैं, आयत का क्षेत्रफल ले लिया, आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई, या फिर क्या x इंटू वाई। अब x को परिवर्तित करोगे और y को परिवर्तित करोगे, x कुछ रखा y कुछ रखा, देखो मान लिया x 1 रख दिया y 2 रख दिया, तो 1 दूनी 2 फिक्स आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये भी क्या है, आपके पास कोई भी 2 2 आंसर तो नहीं देगा ना ये, तो इसका मतलब ये भी आपके पास क्या है, एक क्या है, फलन है। कितने के ऊपर फलन है, कितने वेरिएबल के ऊपर फलन है, 2 वेरिएबल के ऊपर फलन है। परंतु ये तुम नहीं पढ़ने वाले हो, 3 वेरिएबल के ऊपर नहीं पढ़ने वाले हो, तो किसके ऊपर पढ़ने वाले हो, सिर्फ एक वेरिएबल के ऊपर पढ़ने वाले हो। ये तुम्हारे अगली क्लासों में आते रहेंगे माय डियर, ठीक है ना। इतनी बात आई नहीं समझ में। ये तो लास्ट जब बीएससी 5th सेमेस्टर में पढ़ाता हूँ, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, मतलब फंक्शन है सेवरल वेरिएबल का, बहुत सारे वेरिएबलों का, बहुत सारे अचरों का फलन है, तो वहां पर को हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। अभी तो कुछ नहीं पढ़ने वाले हो आप, मतलब क्लास 15 में आप पढ़ने वाले हो। फलन आया कि नहीं माय डियर, बात समझ में। तो इसका मतलब जो फलन होता है वह संबंध का एक प्रकार होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सभी फलन संबंध कहलाते हैं, पर सभी संबंध फलन नहीं होते हैं। आई नहीं बात समझ में, सभी फलन संबंध होते हैं पर सभी संबंध फलन नहीं होते हैं, ठीक। अब सुनो फिर, डियर आपके पास किताब तो होगी ही, किताब में आप उम्मीद करता हूं किताब होगी। किताब अगर है तो आप उदाहरण नंबर 7 में देखो उदाहरण नंबर 7 में यह फलन नहीं है। क्यों यह फलन इसलिए नहीं है क्योंकि 6 का कोई प्रतिबिंब नहीं बना। देखो 1 2 3 4 5 6 है ना मेरे पास, ऐसे लिखा है, ये देख लो, ये 1 2 3 4 5 6, और यहाँ क्या लिखा है 1 2 3 4 5 6। तो देखो इसका ये है, इसका प्रतिबिंब ये है, इसका प्रतिबिंब ये है, और इस 6 का कोई भी प्रतिबिंब नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये फलन नहीं होगा। इस 6 का भी कोई प्रतिबिंब होना चाहिए था, या फिर ये 6 नहीं होना चाहिए था। अगर ये 6 नहीं होगा तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या होगा, फलन होगा। क्लियर। अगले वाले में तो आपको साफ साफ दिख रहा है कोई फलन नहीं है, क्योंकि उनके क्या है, 2 प्रतिबिंब बने हुए हैं। क्लियर है माय डियर, आया बात समझ में। चलिए फिर अब हम शुरू करते हैं ऐसे ही कुछ क्वेश्चन। उदाहरण नंबर 10 देखिए। उदाहरण नंबर 10 आपके पास क्या कहता है भैया, मान लीजिए कि n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। n पर उदाहरण नंबर 10
उदाहरण 10, ठीक है ना। तो उदाहरण 10 देखिए और उदाहरण 10 को समझने की कोशिश करते हैं। तो डियर बात को ध्यान से सुनिएगा। उदाहरण नंबर 10 आपके पास क्या है, आपके पास n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है और आपके पास जो इस पर संबंध दिया गया है वह संबंध है आपके पास क्या, r बराबर x, y सच दैट। अब इन दोनों की तारीफ की हुई है, क्या किया हुआ है कि जो y है वो कुछ क्या है आपका 2x है, और जो x है x और y किस पर हैं, x और y n पर हैं, x y n पर है, x भी n पर है, y भी n पर है, तो इसका मतलब आपके पास जो संबंध बन रहा है वो क्या n से n पर बन रहा है, ठीक है ना, क्लियर। तो देखते हैं फिर ये एक फलन है या नहीं है। तो यहाँ पर को तो मैंने कहा r, यहाँ पर को तो आपके पास n होंगे, यहाँ पर को भी क्या होंगे आपके पास n होंगे, n मतलब क्या 1 2 3 4 5 6 8 9 10, ये भी ऐसे चलते चलते ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलते चलते, ठीक है ना। तो सुनो फिर अब मेरे पास क्या है, देखो अगर मैंने x 1 लिया, अगर x 1 लिया तो y कितना हो जाएगा, फिर आपके पास 2 हो जाएगा। तो 1 का प्रतिबिंब किस में बना, 2 में बना। 2 लिया तो कितना हो जाएगा 4, 2 का प्रतिबिंब किस में बना 4 पर। 3 का प्रतिबिंब किस पर बना 6 पर। 4 का प्रतिबिंब किस में बना 8 पर। तो इसका मतलब आपके पास क्या ये फलन होगा, हाँ होगा, पक्का होगा। क्यों, 6 का प्रतिबिंब भी बनेगा, 6 दूनी किस पर बनेगा भैया, 5 दूनी 10 पर बनेगा, 6 दूनी 12 पर बनेगा, ऐसे 7 का भी बनेगा, 8 का भी बनेगा, 9 का भी बनेगा, 10 का भी बनेगा, 11 का भी बनेगा, चलते रहोगे बनता रहेगा बनता ही रहेगा। तो इसका मतलब आपके पास दिया गया संबंध क्या है, एक प्रकार का फलन है। अगर दिया गया संबंध एक प्रकार का फलन है तो इसमें जो प्रांत आ रहा है आपके पास, जो प्रांत है वो क्या है आपके पास, इधर साइड का क्या होता है प्रांत में क्या है, पूरा का पूरा 7 का भी होगा, 8 का भी होगा, 9 का भी, 10 का भी, 11 का भी, 12 का भी, 13 का भी। तो प्रांत में तो क्या आ गया, पूरा का पूरा n आ गया कि नहीं आ गया। परिसर पर क्या आया फिर आपके पास, जो परिसर आया वो क्या आया, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 2 4 6 8 10 12 ऐसे ऐसे दुगने होते जा रहे हैं ना। तो इसका मतलब आपके पास कैसी संख्या आ रही है, सम संख्याएं आ रही हैं प्रांत में, आ रही नहीं आ रही। तो आपके पास जो परिसर होगा वो क्या होगा, सम प्राकृत संख्या। आई नहीं बात समझ में टोटल, ठीक है ना, ठीक है पक्का नहीं आया, ठीक। तो ये था आपके पास उदाहरण नंबर 1। अब ऐसे ही ना आपके पास उदाहरण नंबर 11वें में जाते हैं स्टूडियर। अगर नोट करना चाहते हो तो इसको नोट कर लो, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, इसको तो तुम आराम से नोट कर सकते हो। तो डियर ये था आपके पास उदाहरण नंबर 10। उदाहरण नंबर 10 आप शायद समझ गए होंगे। तो अब शुरू करते हैं अब हम उदाहरण नंबर 11। अब देखो उदाहरण नंबर 11 में हमसे क्या कहता है कि बताइए कि कौन सा फलन है या नहीं है। तो सबसे पहले आपके पास R1 पहला जो आपको दिया है उदाहरण नंबर 11 में, आपके पास जो पहला दिया है वो क्या दिया है, R2,1 फिर 3,1 फिर 4,2। तो सुनिए फिर मेरे को बताना है कि ये मेरे पास क्या है, चलिए फिर डियर इसमें देखते हैं ये फलन है या नहीं है। आप देखिए फिर ध्यान से, R क्या है, R जो है वो कहां से कहां तक का है, 2 है, 3 है, 4 है, और यहाँ कितना है, 1 है, 2 है। 2 का 1 पर, 3 का भी 1 पर, 1 इसका 2 पर, इसकी भी एक प्रतिबिंब है, इसकी भी एक प्रतिबिंब है, इसकी भी एक प्रतिबिंब है। तो इसका मतलब ये क्या है, फलन है। आया ना बात समझ में। चलो फिर अगला आपके पास R है आपके पास, देखो सीधे सीधे लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, जो R है वो क्या है आपके पास, 2 है, 2 है, 2 है, 4 है, 3 है, 3 है, 4 है और 4 है, ठीक है ना, ऐसा है ना। तो देखो 2 2 2 4। अब देखो R है आपके पास, ये तो क्या है आपके पास, इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं। ये 2 है, 3 है, 4 है, ये 2 है, 4 है, 3 है, 4 है, 2 का 2 पर है, और 2 का ये क्या है फिर मेरे पास 4 पर है। 3 का किस पर है, 3 पर है। 4 का किस पर है, 4 पर है। मतलब ये 4 वही है, 4 का किस पर है, 4 पर है। तो क्या ये फलन है,
नहीं है, क्योंकि ये 2 का कितनी बार बन जा रहा है, 2 बार आ जा रहा है, ठीक है, तो ये फलन नहीं है। आया ना बात समझ में। तो ऐसे ही आप बढ़ते हैं 11वें के तीसरे पर। 11वें का तीसरा आपके पास क्या कहता है, देखो सीधे सीधे बताऊं मैं, इसका आर जो बनेगा वो देखो एक बार अपनी किताब से मैच करो, या तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 1 है, 2 है, 2 3 4 5 6 7। 1 का तो किस पर है बता रहा है, 2 पर है, 2 का किस पर है कहता है 3 पर है, 3 का 4 पर, 4 का 5 पर, 5 का 6 पर, 7 फलन है। आया ना बात समझ में, ठीक। अब देखिए फिर एक इसके बाद आता है वास्तविक मानीय फलन, वास्तविक मान फलन। तो देखो अगर ना आपके पास, देखो वास्तविक मान फलन क्या होता है आपके पास, एक वास्तविक मानीय फलन होता है या फिर वास्तविक मान फलन। तो लिखते हैं फिर आप वास्तविक मान फलन, और इनको नोट करते रहना, एक नोट्स के रूप में बनाते रहना। इसको बोलते हैं इंग्लिश में रियल वैल्यूड फंक्शन, वास्तविक मान फलन, वास्तविक मान फलन। और आप जितने भी अब फलन पढ़ने वाले हो ना, सबके सब कैसे फलन पढ़ने वाले हो, वास्तविक मान फलन, मतलब रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन। अब देखो रियल वैल्यूड जितने भी आप फलन पढ़ोगे, कोई भी आप क्या वास्तविक मानीय फलन ही पढ़ोगे, कोई भी इससे बाहर का फलन नहीं पढ़ोगे। अगर मान लीजिए काल्पनिक मानीय फलन आने लग गया तो आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पहुंच जाओगे, वही आप बीएससी लास्ट ईयर में पहुंच जाओगे डियर, जो हम पढ़ाते हैं बीएससी लास्ट ईयर में कॉम्प्लेक्स होती है वहां पहुंचोगे। तो कुल मिलाकर के अभी इस साल और अगले साल आप वास्तविक मानीय फलन पढ़ने वाले हैं। वास्तविक मानीय फलन में ऐसा होता है ना, यदि आपके पास ना, यदि देखो कहीं कहीं तो ऐसा लिखता है कि भैया परिसर, कहीं कहीं प्रांत परिसर दोनों लिखता है, ठीक है ना। अब मैं ऐसा ही लिखता हूँ, बड़ी बड़ी जब हम बीएससी की किताबों में जाते हैं तो वहाँ प्रांत और परिसर दोनों लिखता है। तो यदि आपके पास प्रांत और परिसर यदि किसी फलन में परिसर एवं प्रांत, किसी फलन में परिसर एवं प्रांत यदि वास्तविक मान हो, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो, यदि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो या इनका उपसमुच्चय हो, या वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय हो, या वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय हो, उसे वास्तविक मानीय फलन कहते हैं, वास्तविक मानीय फलन कहते हैं। आई नहीं बात समझ में। मतलब ऐसा फलन, अगर फलन में प्रांत और परिसर दोनों क्या हो, या तो वास्तविक संख्याएं हो या फिर वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय हो, या फिर प्रांत और परिसर वास्तविक संख्याएं हो, प्रांत और परिसर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय हो, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो, या वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय हो। न्याय बात समझ में। अगर प्रांत वास्तविक देखो ना, अगर ना आपके पास कोई फलन R से R पर हो, तो इसको बोलेंगे क्या, वास्तविक मानीय फलन। या फिर कोई फलन ए से बी पर हो, ए आपके पास है उपसमुच्चय R का, बी भी आपके पास है उपसमुच्चय R का, तब यह वास्तविक मानीय फलन होगा। ऐसा फलन जो वास्तविक मान से, जो क्या वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्या में हो, या फिर क्या वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय से वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय में हो, उसे क्या बोलते हैं, वास्तविक मानीय फलन बोलते हैं। आई नहीं बात समझ में। और वास्तविक मान क्या होते हैं, मैंने आपको बताए हैं, किसी भी संख्या का स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या आएगी, एक धनात्मक संख्या आएगी, उसे वास्तविक संख्या बोलते हैं। ये मैंने ऊपर के लेक्चर्स में बताया हुआ है, ठीक है ना। तो डियर इतना था आज का हमारा। कल हम पढ़ेंगे कुछ फलनों के प्रकार और फिर बनाएंगे 2.3। तो मिलते हैं फिर डियर नेक्स्ट वीडियो पर। यस।